हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था क्लास 12th डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज और मैंने 6.2 जो है उसके आपको कुछ एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। तो कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, पहले उसको क्लियर करते हैं, फिर आगे फर्दर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन अब सेकंड है उसका पार्ट है 6 पार्ट। वो कुछ बच्चों ने पूछा था, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है सेकंड क्वेश्चन का 6 पार्ट। क्वेश्चन है आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको प्रूव करना है कि इक्वल टू 0 है, ये 0 प्रूव करना है। ठीक है, वैसे सॉरी 0 प्रूव नहीं करना, इसमें पूछा विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू बताओ। तो जानते हो विदाउट एक्सपेंडिंग वैल्यू 0 होती है, यानी 0 लेके आना है। तो देखो सबसे पहले यहां ब्रेकेबल प्रॉपर्टी लगाओ जो मैंने आपको सिखाई है। देख सकते हो आपकी प्रॉपर्टीज में बार बार लिख नहीं सकता उसको। 6 प्रॉपर्टी मैंने नंबर 6 पे लिखा है ब्रेकेबल प्रॉपर्टी। इसको ब्रेक कर दो, यानी 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और एक बार प्लस में क्या लिखोगे 1 1 1 ए बी सी माइनस आपका बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी। ठीक है, अब इसको तो छेड़ना ही नहीं है, आपको भूल जाओ। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये तो सेम रहने दो, इसको तो कुछ नहीं करना है। यहां से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लो, यानी क्या लिखोगे टेकिंग माइनस टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम C3। तो बाहर माइनस साइन आ गया, ये हो गया 1 1 1, ये ए बी सी और ये हो गया बी सी ए सी और ए बी। अब मैंने आपको ये चीज समझाई थी, जब भी बी सी ए सी ए बी इस तरह से आते हैं तो इन तीनों को आपको बनाना है एबीसी। वो कल मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर देखो एबीसी बनाओगे तो इसको इंटू करोगे ए से, ये बी से और ये सी से। तो यहां लिखो R1 implies that R1 multiplied by A, R2 implies that R2 multiplied by B और R3 implies that R3 multiplied by C। तो ये पहला पार्ट से माइनस, देखो बाहर क्या हो गया 1 अपॉन ए बी सी। ठीक है, ये हो गया ए, ये ए स्क्वायर, ये ए बी सी, ये बी, ये बी स्क्वायर, ये ए बी सी, ये सी स्क्वायर, ये ए बी सी। बोलो समझ गए क्या? अब आगे मैं करूंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, लिखूंगा नहीं। सुनो, यहां से एबीसी कॉमन लो, बाहर आगे से कट जाएगा। ठीक है, आपके पास बचेगा ये पूरी कॉलम, ये पूरा कॉलम और यहाँ 1 1 1। अब क्या करोगे, पहले इन दो को इंटरचेंज करो, इन दो को इंटरचेंज करोगे तो माइनस आएगा, फिर इन दो को इंटरचेंज करो, फिर वापस बार माइनस आएगा और ये जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम ये आएगा। यानी दोनों सेम है, बीच में माइनस साइन है, दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 0। ये आपको करना आ गया। ठीक है, समझ में आ गया बोल। ठीक है, इसके बाद जो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14th पार्ट। वो भी मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा 14th पार्ट। तो देखिए 14th पार्ट है आपके पास में, डिटरमिनेंट में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 23 माइनस का साइन स्क्वायर आपका 67 और यहां लिखा है कॉस आपका 180। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर आपका 67 माइनस का साइन स्क्वायर आपका 23, साइन स्क्वायर आपके पास में 23, कॉस आपके पास में 180, कॉस स्क्वायर आपके पास में 180 और साइन स्क्वायर आपका 67। ये आपका क्वेश्चन है, वो विदाउट एक्सपेंडिंग है, यानी कि वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, वही 0 आएगी जी। अब आएगी कैसे वो चीज सुनिए जरा। आप इसमें करोगे क्या, सबसे पहले cos 180 की वैल्यू डालो। देखो cos 0 होता है 1, जानते हो सारे, और cos 180 होता है उसका जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि -1। cos 0 1 और cos 180 आपका क्या होगा -1। तो सबसे पहले वो वैल्यू डालते हैं। तो देखिए ये आपके पास सेम रहा, साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर आपका 67, ये हो गया आपका -1। ये साइन स्क्वायर आपका 67 माइनस साइन स्क्वायर आपका 23 और साइन स्क्वायर आपका 23, ये हो गया -1 और ये -1 का स्क्वायर 1 और ये साइन स्क्वायर आपका 67। बोलो समझ गए, cos 180 की वैल्यू पुटअप करी है। अब क्या करूंगा सुनो, अब यहां प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कोई दो पकड़ लो, मतलब मुझे 2 कॉलम सेम लेके आने हैं, 2 रो सेम लेके आने। देखो सीधी सी बात है, वो आ जाएगा आराम से, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दो को कुछ भी ले लो, ये 2 ऐड कर लो या ये 2 कर लो तो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे दिख रहा है क्या आने वाला है, इन दो को ऐड करो, यानी आप क्या लिखो, C3 इंप्लाइज दैट C3 प्लस C2 हुआ क्या, देखो जरा, ये हुआ साइन स्क्वायर आपके पास में 23 माइनस का साइन स्क्वायर 67 माइनस 1, साइन स्क्वायर आपके पास में 67 माइनस साइन स्क्वायर आपका 23, साइन स्क्वायर ये आपके पास में 23, इसको इधर ऐड करा तो क्या हुआ, दो ऐड कर लेने चाहिए थे मुझे, एक सेकंड रुको, दो ऐड करूंगा तो दो कॉलम सेम आएंगे, देखो एक मिनट में इसको बाद में कर लूंगा, पहले इन दो को ऐड करते हैं अपन, तो क्या हुआ देखो जरा, -1 प्लस साइन स्क्वायर 67, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 23, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 23 प्लस आपका साइन स्क्वायर 67। थोड़ा सोचो, 10th क्लास में जाते हैं, ये cos स्क्वायर 23 बन जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास में 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा क्योंकि यहां पर मैं इसको बदलूंगा 90 माइनस थीटा का रूल लगाऊंगा, तो ये cos स्क्वायर 23 होगा, तो ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे, ये cos स्क्वायर 23 आ जाएगा, या माइनस कॉमन लूंगा तो जो ब्रैकेट बचेगा वो cos स्क्वायर 67 हो जाएगा, उसको साइन स्क्वायर 23 लिख सकते हैं, तो ये इससे मैच कर जाएगा। एक मिनट रुको, ये cos स्क्वायर आएगा, ये 1 आएगा, या अपोजिट साइन है माइनस कॉमन ले लूंगा, हाँ रहने दो, कुछ मत करो, छोड़ो ऐसे ही रहने दो। देखो ये दोनों सेम लिखो, साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 67, ये -1, ये सेम लिखो, साइन स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, ये लिखो साइन स्क्वायर आपका 23, इसको देखो माइनस कॉमन लो, पहले एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, जगह ध्यान रखना, माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 67, जो कि हो गया cos स्क्वायर 67, यानी ये बन गया माइनस का cos स्क्वायर 67, ये बन गया देखो ढंग से cos स्क्वायर आपका 23, और अगर समझ सकते हो तो देखो ये 1 हो गया, कैसे हो गया समझाता हूं, साइड में कर देता हूं, ये आपके पास है साइन स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर आपके पास में 67 या 90 माइनस थीटा का रूल लगाओ, तो जब बदलोगे साइन को cos के अंदर तो 90 माइनस होगा 67, ये साइन स्क्वायर 23 है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 23, और ये दोनों मिलके 1। अब तो समझ गए भाई, आपका 10th क्लास का रूल, तो ये आ गया 1, समझ गए। अब सुनो ढंग से, इसको बदलो साइन में 90 माइनस थीटा का रूल, इसको बदलो साइन में 90 माइनस थीटा का रूल, इसको ही लिख रहा हूं, देखो इसको बदलोगे तो ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर 23, ये लिखोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर 67, और ये 1, और इन दोनों को देखो ढंग से, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास, ये छोड़ो, इसमें माइनस कॉमन लोगे दोनों सेम हो जाएंगे, आंसर 0। अगर ऐसे नहीं चाहते हो तो C1 और C3 को ऐड कर दो C1 के प्लेस पे, तो तीनों 0 हो गए, देखो ये इससे ऐड होगा 0, ये इससे ऐड होगा 0, ये इससे ऐड होगा 0, तीनों एलिमेंट क्या हो गए 0, तो आंसर 0। अब चॉइस आपकी है, तो ये था जी क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपने देखा रूल फॉलो हुआ, 10th क्लास वाला जो रूल है उसको फॉलो किया, और बाकी तो स्पेशल कुछ है नहीं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बढ़े। हाँ जी, एक और सवाल जो बच्चे ने पूछा है वो भी आपको कर देते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा है, वो आपका है 16 पार्ट जी, ये तो आपका 14 हो गया, एक 16 पार्ट भी कल पूछा था। देखिए, √23 प्लस √3 और √15 प्लस √46 और 3 प्लस √115, ये √5 है, ये 5 है, ये √15 है, ये √5 है, ये √10 है, और ये 5 है। इसकी वैल्यू भी निकालनी है, वही विदाउट एक्सपेंडिंग है, और वही 0 आएगा। लेकिन आएगा कैसे, तो देखिए, आप सबसे पहले तो इसमें से √5 कॉमन लो, और यहां से √5 कॉमन लो।
यहां से देखो √5 कॉमन आ रहा है, या आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं। √5 कॉमन लोगे सेकंड कॉलम में से, तो 1 ये हो गया √5 और ये हो गया √3। यहां से √5 कॉमन लोगे तो बाहर √5 आएगा, ये हो गया 1, ये हो गया √2 और ये √5। बोलो समझ गए? और अब इनको अरेंज करो, मात्र क्या करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, यानी √3 प्लस √23, √15 प्लस √46 और 3 प्लस √115। बस इन दो को अदला बदली करी। क्यों करी समझाता हूं। इसको देखो और इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। अगर इसको √3 से इंटू करके यहां माइनस करूंगा तो ये तीनों गायब हो गए। इसको √3 से इंटू करो एक बार पहले, तो ये √3 हुआ, ये √15 हुआ और ये 3 हुआ, तो ये सेम चीज आई, तो माइनस करूंगा तो ये गायब। ऐसे ही इसको √23 से इंटू करो और इधर माइनस करो, इसको √23 से इंटू करो, ये तीनों एलिमेंट आएंगे। यानी मैं क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इधर लिख रहा हूं, देखो C1 implies that C1 minus √3 into C2 minus √23 into C3। ये प्रॉपर्टी लगा दो, ये तीन हो गए 0 और ये तीनों 0, यानी आंसर 0। ये क्वेश्चन और था ये आपका, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, कल मैंने नहीं दिया था। उस सवाल को ढंग से पढ़ो, उसमें विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं उसका आंसर 0 आएगा, यानी उसको एक्सपेंड करना है आपको। अब एक्सपेंड करना है तो खोलो। अब उसको खोलना है तो ये कि या तो सीधा ही सीधा खोल लो जो दे रखा है, या फिर पहले उसको थोड़ा छोटा कर लो, रिड्यूस कर लो, फिर खोल दो उसको, वो इच्छा आपकी। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपको करना है, उसमें 4x4 का क्वेश्चन है वो छोड़ देना, वो नहीं करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे से कल एक बच्चे ने पूछा था, वो इस बुक का नहीं है, वो पता नहीं कहां से पूछा था उसने, जो भी था वो मैंने उसको कर दिया था, तो वो मैं भी कर तो रहा नहीं हूं। मैं आपको ग्रुप में वो क्वेश्चन भेज दूंगा, उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। पहले आज क्वेश्चन भेजूंगा, आप सारे ट्राई करो, और कल उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था, लॉ का क्वेश्चन था। ठीक है, कल मैं भेजूंगा आज क्वेश्चन भेजूंगा, कल सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल जहां अपन ने छोड़े थे, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का मिल चुका है, एक्सरसाइज में वही होमवर्क है, इससे आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बारे में कल बात करेंगे। आज बात करते हैं जो एग्जाम्पल अपन ने छोड़े थे, तो एग्जाम्पल अपन कर चुके थे 13 तक। अब आता हूं एग्जाम्पल 14 पे। एग्जाम्पल 14 पे देखो, दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं, एक del 1 और एक del 2, और आपको प्रूव करना है del 1 बराबर del 2 है। तो जो अभी मैंने एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का 6 पार्ट करा है, वो ये सेम क्वेश्चन है, आपको वैसे ही करना है। ढंग से देखो, जो del 1 है उसमें 1 1 1 है, x² y² z² x y z, तो del 1 तो छेड़ना ही मत। del 2 क्या होगा, del 2 में एक रो 1 1 1 है, अगली रो है yz zx और xy, तो इसको आपको बनाना x y z, जो मैंने आपको ABCCA के लिए बोला था। ठीक है, उस रूल को फॉलो करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15, वो भी ऐसा ही है, वो भी इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसके अंदर रो कॉलम इंटरचेंज हो गए। जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है कि भाई आप 2 रो को बदलो या 2 कॉलम को बदलो, वो प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगेगी, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और भी लगेगी, और वो प्रॉपर्टी है, इसने लिखा इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। मैं वो सिखाता ही नहीं हूं, मैंने आपको सिखाया है, दिखाता हूं, क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो 16 क्वेश्चन है, del 1 है आपके पास ABC x y z p q r, ये del 1 है। del 2 है मेरे पास q माइनस बी y माइनस पी a और माइनस x r माइनस c और z। ये आपका सवाल है, और प्रूव करना है कि del 1 प्लस del 2 0 है। क्वेश्चन इतना सही है, तो देखो जी कैसे करेंगे, समझना। मुझे इसको इसके अपोजिट साइन लेके आना है बस, तो del 1 प्लस del 2 0 हो जाएगा। अब मैं कैसे लाऊंगा, देखो सबसे पहले देखो माइनस है बैठे हुए, तो एक काम करो, सबसे पहले इसको माइनस से इंटू कर दो, ताकि ये माइनस हो, ये 2 प्लस हो, तो ये माइनस आएगा। यानी आप क्या करो, R2 implies that R2 multiplied by -1, तो ये होगा del 2, यहां आया माइनस, ये हो गया Q माइनस बी वाई, P माइनस ए एक्स और R माइनस सी और Z। बोलो समझ गए। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आगे प्लस हो गया, वो आप लिख लेना। यानी del 2 आपके पास क्या हुआ जी, Q B Y P A X
और आर सी जेड, बोलो समझ गए। अब क्या करो, इन दो को इंटरचेंज कर दो, इन दो को इंटरचेंज करने क्या होगा, एबीसी का ऑर्डर आ जाएगा, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि वही मुझे दिख रहा है। तो इन दो को इंटरचेंज करते हैं, यानी आप क्या लिखोगे, R1 इंटरचेंज विद R2, तो भैया फिर बार माइनस आ जाएगा, तो लिखो। तो डेल टू बराबर हो गया माइनस, और क्या हुआ देखो जरा, ये हो गया आपका पी क्यू आर, ये हो गया आपका एबीसी, और ये हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ढंग से देखो, पी क्यू आर लास्ट में है, एक्स वाई जेड पहले और फर्स्ट नंबर पे एबीसी है, दिख रहा है ना आपको। तो करो चेंज, तो यहां क्या करो, पहले इन दो को बदलो, सॉरी इन दो को बदलो पहले, यानी क्या लिखोगे, C1 इंटरचेंज विद C2, तो बार प्लस हो गया, यानी ये हो गया एबीसी, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ठीक है, पी क्यू आर लास्ट में, इन दो को फिर बदलो, तो बार क्या है माइनस, यहां लिखो, सॉरी यहां लिखोगे C2 इंटरचेंज विद C3, तो ये हो गया एबीसी, एक्स वाई जेड, और ये हो गया पी क्यू आर। बोलो देखो, सब कुछ सेम आ गया, बस एक प्रॉब्लम है, ये अपना कॉलम आ रहा है, ये अपनी रो आ रही है। तो आपकी बुक ने लिख रखा है इंटरचेंज रो विद कॉलम, अपन सिखाते नहीं है, अपना तो रूल है, आपको प्रॉपर्टी सिखाएंगे, तीसरे नंबर की खोल के देखना। थर्ड प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, खोल के देख लेना। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, सोचो, माइनस क्या हो गया देखो, ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, और ढंग से देखो ये आपका डेल वन है, यानी ये आ गया आपका माइनस डेल वन। क्या चल रहा था, डेल टू बराबर माइनस डेल वन, इसको इधर लाओ, दोनों प्लस हुए बराबर 0, क्वेश्चन खत्म। ये 16 क्वेश्चन था ये आपका, बताओ समझ गए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब एक सवाल है एक्सरसाइज में, सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट है, आपने किसी ने मेरे से पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा उस क्वेश्चन को। और वो क्वेश्चन क्या है वो सुनिए, वो है आपका सेकंड क्वेश्चन का 8th पार्ट। पूछा किसी ने मेरे से है नहीं, मेरे ख्याल से बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या जो भी किया है मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। वो क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं बताना चाहता हूं आपको 8th पार्ट, और आपको दे रखा है डिटरमिनेंट, देखिए जी 0x(y) -x -y 0z और -z और 0। वही सवाल है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, 0 आएगी, कंफर्म 0 आएगी। अब आपने जैसे भी करा है अच्छी बात है, अब एक तरीका मेरा देखो, क्योंकि ये एक रूल है, क्या बताने जा रहा हूं सुनना, इससे एक साथ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और वो दिखाऊंगा आपको अभी। इसको ढंग से देखो, अगर मैं इसको मैट्रिक्स में बदलूं, इस डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स में बदलूं, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हो ना, जिसमें A बराबर -A ट्रांसपोज हुआ करता था, सोच लो आराम से, तो मैं वही करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन, अगर मैं इसको A मैट्रिक्स में लिखता हूं 0xy -x 0z -y -z 0, तो ढंग से देखो A आपके पास हो गई, A इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप जानते हो कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें A बराबर -A ट्रांसपोज होता है, ये सबको मालूम है आपको। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो तो करके दिखाऊंगा भी आपको, लेकिन मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, उसको कान खोल के सारे बच्चे सुन लेना। जब कभी भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए जिसका ऑर्डर ऑड हो, ऑड ऑर्डर समझ रहे हो, ऑड ऑर्डर का मतलब है या तो 3/3 की हो, या 5/5 की हो, या 7/7 की हो, या 9/9 की हो, किसी की हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
उसका डिटरमिनेंट हमेशा होगा 0। अब बच्चे बोले सर इसकी जरूरत क्या है बताने की। एक सवाल, आपने कुछ साइंस वाले बच्चे हैं, उनके एग्जाम में आ गया 5x5 की एक मैट्रिक्स बना दी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दे दी डिटरमिनेंट फॉर्म में, जैसे डिटरमिनेंट में दे रखा है, ऐसे 5x5 की बना दी और आंसर पूछा, तो क्या सॉल्व करोगे? करोगे तुम महान बेवकूफ हो, आंसर लिखो उस पर 0, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। परंतु दोबारा बोल रहा हूं, उसका ऑर्डर ऑड होना चाहिए, इवन नहीं। इवन कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूं, ये 2x2 की लिखी, देखो जरा इधर 0 0 4 और -4, इसका डिटरमिनेंट लिखोगे तो क्या होगा 0 4 -4 0। तो सॉल्व करके देख लो क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है क्या? इसका डिटरमिनेंट आ रहा 16। समझ गए? तो फिर बोल रहा हूं ऑर्डर ऑड। ऑर्डर ऑड में क्या बोला मैंने? 3 5 7 9। अब बच्चे बोले सर कुछ सोच लोगे? सर 1 तो बोलना भूल गए। अरे 1 अगर 1 ऑर्डर की लिखूंगा मैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नल मैट्रिक्स होगी, एक 0 एलिमेंट आएगा मात्र का 1 3। तो इसलिए 3 5 7 9 वगैरह 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 वगैरह। अब मैं आपको प्रूव देता हूं, देखो सर, यहां तक तो समझ गए, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाओ। तो ये लगा इसका डिटरमिनेंट, ये लगा इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। अब ये माइनस आएगा बाहर, ये डिटरमिनेंट साइन है। सब बच्चे पढ़ के बैठो, मान लो ये डिटरमिनेंट है आपके पास, मुझे माइनस कॉमन लेना है, तो ये कितनी बार माइनस कॉमन आएगा? इसमें 2 बार ही आएगा, पहली रो से कॉमन, दूसरी रो से कॉमन। अगर मान लो 3/3 की होती तो 3 बार आता, 4/4 की होती तो 4 बार कॉमन आता। सोचो, अब इसका ऑर्डर तो पता ही नहीं ना क्या है, तो इसलिए इसमें जब माइनस बार कॉमन आता है तो उसको लिखते हैं -1 की पावर n इंटू a ट्रांसफॉर्म। इससे ये समझ गए क्या? बताओ, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, लिख देना साइड में, ठीक है, समझ गए। अब यहां लिखो इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड देन -1 की पावर n इक्वल्स टू -1। सोच लो आराम से। तो ये डिटरमिनेंट है, आ गया आपका -a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। और आप सारे बच्चे जानते हो कि जो a डिटरमिनेंट होता है वो a ट्रांसपोज डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो इस जगह पर आप क्या लिखोगे जी? a का डिटरमिनेंट, इसको इधर लाओ, तो ट्वाइस a डिटरमिनेंट बराबर 0, यानी डिटरमिनेंट a बराबर 0। क्वेश्चन खत्म, दिया है, खत्म। देखो आराम से बताओ, समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ये ऑर्डर ऑड होता तभी होता है। मान लो अगर ये इवन होता तो सोचो ये आपका +1 हो जाता, +1 यहां आता तो डिटरमिनेंट है बराबर डिटरमिनेंट है, बस बैठ जाओ चुपचाप। हाँ भाई डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट है इक्वल ही होगा, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, दुनिया जानती है, तो उसको क्या बताना? पर निकाल तो नहीं सकते ना, 0 तो नहीं लिख सकते ना, 0 होता है सिर्फ ऑड में। तो ये इसका तरीका हुआ दूसरा। अब आपने जो भी कराया मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे समझाना जरूरी था। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है, ठीक है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आप साइंस वाले बच्चों के लिए बड़े काम की चीज आप समझ गए होंगे क्यों, ठीक है। अब आते हैं वापस जहां छोड़ा था। एग्जाम्पल अपन ने 16 कर लिए थे, तो पीछे चलते हैं जी और एग्जाम्पल आते हैं। देखो जरा 17वां एग्जाम्पल जो था आपके पास वो क्या है? 17वां एग्जाम्पल यही है, पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने कहा पढ़िए। If A is the skew symmetric matrix of odd order n, then determinant A equals to 0, ठीक है, खत्म। 18वां देखिए, सेम वही देखिए। अब इसने जो करा है हो सकता है आपने वही किया हो, पर मैं नहीं करता, मेरा तो ये तरीका है। चलो और कोई बात नहीं, नीचे उतरो, पढ़िए 19 पढ़िए, 19 भी यही है, देख लीजिए। वही आपकी मैट्रिक्स है और वो स्क्यूसिमेट्रिक है, उसका डिटरमिनेंट दे रखा है, वो 0 प्रूव करना है। समझ में आ गया? तो ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे थे, ठीक है। इसके बाद 19 तक बस, आगे नहीं, क्योंकि आगे चेंज हो गया, टाइप बदल गई। तो आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ इतना है कि 19 तक के तो एग्जाम्पल कर लो, पहला क्वेश्चन कर लो, बस। पहले क्वेश्चन में 4x4 मत करना, इतना सा मैं काम दे रहा हूं। कल आगे बताऊंगा आपको जो पढ़ाना है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।